नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 केमिस्ट्री के पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। देख लीजिए, सब लॉन्ग आंसर हैं आपके। हेनरी का नियम लिखते हुए उसके अनुप्रयोगों तथा सीमाएं लिखिए। गैसों की एक द्रव में घुलनशीलता पर दाब का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए वैज्ञानिक हेनरी ने एक नियम दिया, जिसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। एक बार फिर से देख लीजिए। गैस की द्रव में घुलनशीलता पर दाब का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए वैज्ञानिक हेनरी ने एक नियम दिया, जिसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, अर्थात M प्रोपोर्शनल P। स्थिर ताप पर, या इसको लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल की जगह एक नियतांक आ जाएगा KHP। क्या हो जाएगा? M बराबर KHP, जहाँ M क्या है? गैस की मात्रा है। P क्या है? आंशिक दाब है। KH क्या है? हेनरी स्थिरांक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपर के प्रमुख एक्स कौन है? कॉपर पाइराइट से धातु के निष्कर्षण का वर्णन कीजिए। कॉपर के मुख्य एक्स 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर। अब चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने मोबाइल पर डाउटनेट ऐप का 8 400 400 400 सेव कर लीजिए, फिर चैट ओपन कर लीजिए। जिस सवाल में आपको डाउट हो उस सवाल की फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। 6 से 12 आईआईटी, जेईई मेंस, सीबीएसई बोर्ड, बाकी सभी स्टेट की फुल क्लासें मिलेंगी आपको। जल्दी से सेव कर लीजिए 8 400 400 400। हैं क्यूप्राइट, रूबी कॉपर, Cu2O, कॉपर पाइराइट CuFeS2 या CuSFe2S3, मैलेकाइट CO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस, एंजियोराइट 2CO3 CuOH का होल ट्वाइस। हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं? हैलोजन प्रमुख ऑक्सीकारक क्यों होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन तत्काल प्रतिग्रहण कर लेने की प्रवृत्ति के कारण हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक प्रवृत्ति होती है। एक इलेक्ट्रॉन तत्काल प्रतिग्रहण कर लेने की प्रवृत्ति के कारण हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक प्रवृत्ति होती है। कम आबंध वियोजन, एंथैल्पी, ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता तथा अधिक ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन लब्धि के कारण हैलोजन प्रबलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। X2 + 2e 2x-। इस प्रकार ये अच्छे ऑक्सीकारक हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कि आपके पेपर आने वाले पेपर का फुल सॉल्यूशन है, तो वीडियो को पूरा देखकर ही जाइएगा। संक्रमण तत्वों के संकुचन यौगिक बनाने के कारण। संक्रमण यौगिकों के संकुचन यौगिक बनाने के क्या कारण? पहला कारण, इन तत्वों की आयनों का आकार कम तथा नाभिकीय आवेश उच्च होता है, जिसके कारण ये आयन या अणु की ओर आकर्षित है। इन तत्वों के आयन का आकार कम तथा नाभिकीय आवेश उच्च होता है, जिसके कारण यह आयन या अणु को अपनी ओर आकर्षित करता है।
लिगैंड द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने के लिए इन तत्वों के आयनों में रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। किसके द्वारा? लिगैंड द्वारा दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने के लिए इन तत्वों के आयनों में रिक्त ऑर्बिटल होते हैं। ऐसे तत्व जिनमें n-1 d उपकोष आंशिक रूप से भरे रहते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। ऐसे तत्व जिनमें n-1 d उपकोष आंशिक रूप से भरे रहते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। जबकि Zn में 3d10 4s2 इनके विन्यास हैं। CD4d10 5s2 Hg में क्या है 5d10s2 अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। राउल्ट का नियम देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट के अनुसार स्थिर ताप पर अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में वाष्प दाब में आपेक्षिक आगमन विलयन के मोल प्रवाह के बराबर होता है। राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट के अनुसार स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। अर्थात देख लीजिए P0 A माइनस PA अपॉन P0 बराबर XV, जहाँ P0 A माइनस PA P0 अपॉन N। तो ये क्या है? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है और XV है विलेय का मोल प्रवाह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्कृष्ट गैसों की आयनिक ऊर्जा सर्वाधिक क्यों होती है? उत्कृष्ट गैसों की आयनिक ऊर्जा सर्वाधिक क्यों होती है? उत्कृष्ट गैसों की आयनिक ऊर्जा अधिक क्यों होती है? इसके आंसर देख लीजिए प्रत्येक पॉइंट में। प्रत्येक आवर्त में उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी NH2 NP6 होता है। दूसरा पॉइंट, तत्व जैसे Be 1s2 2s2 तथा मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 के कक्षक पूरी तरह भरी जाती हैं। तत्व जैसे N 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 तथा P 1s2 2ps 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 3pz के कक्षक समान उपकोषों में अर्धपूरित हैं, अतः ये स्थायी हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन निष्कासन के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और ये एक कारण है कि जिसके कारण इनकी आयनिक ऊर्जा उच्च होती है। तो यही एक कारण है जिनके कारण इनकी आयनिक ऊर्जा उच्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। कृत्रिम मधुकर क्या है? उदाहरण दीजिए। कृत्रिम मधुकर क्या है? कृत्रिम मधुकर वे पदार्थ जिनका संश्लेषण पूर्णतः या आंशिक रूप से रासायनिक संश्लेषण द्वारा होता है, ये खाद्य में मिठास लाने के लिए डाले जाते हैं। सुक्रोज और सैकेरिन। तो कृत्रिम मधुकर क्या होता है? कृत्रिम मधुकर वे पदार्थ होते हैं जिनका संश्लेषण पूर्णतः या आंशिक रूप से रासायनिक संश्लेषण द्वारा होता है तथा ये खाद्य में मिठास लाने का कार्य करते हैं। सुक्रोज और सैकेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए। आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। आदर्श एक तरफ आदर्श विलयन, एक तरफ
अनादर्श विलयन। तो देख लीजिए आदर्श विलयन में पहला पॉइंट, यह विलयन सभी शुद्धताओं और तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। आदर्श विलयन क्या करते हैं? यह विलयन सभी शुद्धताओं और तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। दूसरा है, यह विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट देख लीजिए, आदर्श विलयन के प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उनके मोल प्रवाह के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या होता है? आदर्श विलयन के प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उस घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उनके मोल प्रवाह के गुणनफल के बराबर होता है। अनादर्श में देख लीजिए, अनादर्श विलयन में प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उस घटक की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उनके मोल प्रवाह के गुणनफल के बराबर नहीं होता है। तो देख लीजिए पी ए बराबर P0 A इंटू एक्स है और पी बी बराबर P0 इंटू एक्स भी, लेकिन अनादर्श विलयन में यह नहीं होता। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, आदर्श विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित घटकों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। आदर्श विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है, अर्थात P बराबर PA प्लस PB। अनादर्श विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर नहीं होता है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके सभी क्वेश्चनों के फुल आंसर मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर तो देख लीजिए, पहला पॉइंट क्या होगा इनका, विभेदीकरण या अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 कक्षक में 4f उपकोष में प्रवेश करता है, जबकि एंटीनाइट में विभेदी या अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 कक्षक के f के 5s उपकोष में प्रवेश करता है। ये तत्व लैंथेनाइट के बाद आते हैं, इसलिए लैंथेनाइट कहलाते हैं। ये तत्व लैंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए ये तत्व लैंथेनाइट कहलाते हैं। ये तत्व एंटीनियम के बाद आते हैं, इसलिए एंटीनाइट कहलाते हैं। इनकी समानता ऑक्सीकरण अवस्था +3 और +2 एवं +4 ऑक्सीकरण अवस्थाओं भी प्रदर्शित करते हैं। इनकी समानता ऑक्सीकरण संख्या +3, +2 और +4 भी प्रदर्शित करते हैं। एंटीनाइडों में भी समानता ऑक्सीकरण अवस्था 3, किंतु ये उच्चतर अवस्थाएं जैसे +4, +5, +6, +7 भी प्रदर्शित करते हैं। एंटीनाइड में भी समानता ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, किंतु ये उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था जैसे +4, +5, +6, +7 भी प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, परमाणु या आयनिक त्रिज्या क्रमशः घटती एवं लैंथेनाइड संकुचन कहलाती है। परमाणु या आयनिक त्रिज्या क्रमशः घटती एवं यह लैंथेनाइड संकुचन कहलाती है। परमाणु या आयनिक त्रिज्या क्रमशः एवं समान रूप से घटती है, यह लैंथेनाइड संकुचन कहलाती है। परमाणु या आयनिक त्रिज्या क्रमशः एवं समान रूप से घटती है एवं यह एंटीनाइड संकुचन कहलाता है। लैंथेनाइड में संकुचन बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। लैंथेनाइड में संकुचन बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। एंथेनाइडों में संकुचन बनाने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत उच्च होती है। लैंथेनाइड ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं। लैंथेनाइड ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं,
ये ऑक्सो आयन जैसे UO2, PuO2 प्लस UO2 प्लस लैंथेनाइटों के यौगिक कम क्षारीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। लैंथेनाइट के यौगिक कम क्षारीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। एंथेनाइडों के यौगिक अधिक क्षारीय प्रकृति के होते हैं। प्रोमीथियम के अतिरिक्त लैंथेनाइड रेडियो एक्टिव नहीं है। प्रोथीमियम के अतिरिक्त लैंथेनाइड रेडियो एक्टिव नहीं है। ये सभी एक्टिनाइड रेडियो एक्टिव हैं। ये सभी एक्टिनाइड रेडियो एक्टिव हैं। इसका नेक्स्ट देख लीजिए। PM के अतिरिक्त अन्य लैंथेनाइड प्रकृति में आयोडीन की अपेक्षा अधिक उपलब्धता में उपस्थित हैं। PM की अतिरिक्त अन्य लैंथेनाइड प्रकृति में आयोडीन से अपेक्षाकृत अधिक उपलब्ध हैं। इनमें अधिकांश प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं एवं कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन की निम्न प्रक्रियाओं के समीकरण लिखिए। पहली है हैलोजनीकरण, नाइट्रोजनीकरण, सल्फोनीकरण, एल्किलीकरण। तो हैलोजनीकरण तो किसी एक हैलोजन से क्रिया कराते हैं Cl2 या FeCl3 की उपस्थिति में। तो क्या बनता है O क्लोरोबेंजीन, P क्लोरोबेंजीन। इसके बाद नेक्स्ट नाइट्रीकरण कराते हैं बेंजीन की। तो HONO2 से क्रिया कराते हैं सांद्र H2SO4 और जल की उपस्थिति में। क्या प्राप्त तो O नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और P नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इसके बाद देख लीजिए, जब इनका सल्फोनीकरण कराते हैं HOSO3 H और सांद्र HNO3 की उपस्थिति में O क्लोरोसल्फोनिक अम्ल क्या बनता है O क्लोरोसल्फोनिक अम्ल, P क्लोरोसल्फोनिक अम्ल। एल्कीकरण कराते हैं जब एल्कीकरण कराते हैं तो क्या बनता है Cl प्लस R माइनस X निर्जल ACl3 की उपस्थिति में O एल्किल क्लोरोबेंजीन, P एल्किल क्लोरोबेंजीन। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट एंटासिड। एंटासिड क्या है? एंटासिड क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपके एंटासिड क्या है? ऐसी दवाएं होती हैं जो अपच और सीने की जलन को दूर करने के लिए आपके पेट में एसिड को बेअसर निष्क्रिय करती हैं। वे तरल रूप में या चबाने योग्य गोलियों के रूप में आती हैं। उन्हें डॉक्टर के पर्चे के बिना फार्मेसियों और दुकान से खरीदा जा सकता है। तो एंटासिड क्या होती है? ऐसी दवा है जो अपच और सीने की जलन को दूर करने के लिए आपके पेट में एसिड को बेअसर करती है। वे तरल रूप से या चबाने योग्य गोलियों के रूप में आती हैं। उन्हें डॉक्टर के पर्चे के बिना फार्मेसी या दुकानों से खरीदा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन देख लीजिए। राउल्ट के नियम से विलेय का अणु भार ज्ञात करना। राउल्ट के नियम से विलेय का अणु भार ज्ञात करना। क्वेश्चन है हमारा राउल्ट के नियम से विलेय का अणु भार ज्ञात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद पूरा आंसर मिलने वाला। राउल्ट के नियम से विलेय का अणु भार ज्ञात करना। तो देखते हैं राउल्ट के नियम से
हम जानते हैं, राउल्ट के नियम से हम जानते हैं P0 माइनस पी ए अपॉन P0 बराबर एक्स बी। विलेय का मोल प्रवाह एक्स बी बराबर कितना होता है, एन बी एन ए अपॉन एन बी। तो विलेयों की मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, एन बी बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। इसी प्रकार विलायक के मोलों की संख्या एन ए बराबर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। एन ए व एन बी के मान समीकरण में रखने पर, तो रख दीजिए समीकरण में एन ए और एन बी के मान जब समीकरण में रखें तो क्या है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो क्या है, डब्ल्यू बी प्लस एम बी। इसके बाद देखिए, यदि विलायक बहुत ज़्यादा तनु हो तो उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाजों को नगण्य मान लिया जाता है। तो क्या आया, एक्स बी डब्ल्यू बी एम बी इंटू एम ए डब्ल्यू ए। एक्स बी का मान समीकरण 1 पर रखने पर तो क्या हो जाएगा, P0 माइनस पी ए अपॉन P0। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। उपरोक्त सूत्र सहायता से विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी सहायता से अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला है, यही आंसर है आपका। उपरोक्त सूत्र की सहायता से विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अंतर हैलोजन यौगिक किन्हें कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, एक उदाहरण देकर संरचना खींचिए। अंतर हैलोजन यौगिक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, एक उदाहरण देकर। तो हैलोजन परिवार के सदस्यों की विरुद्ध विद्युतता में अंतर होने के कारण दो भिन्न हैलोजनों का योग संभव हो जाता है। जब दो हैलोजन आपस में मिलकर द्विअंगी यौगिक बनाते हैं तो उन्हें अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। हैलोजन परिवार के सदस्यों की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होने के कारण दो भिन्न हैलोजनों का संयोग संभव हो जाता है। जब दो भिन्न हैलोजन आपस में मिलकर द्विअंगी यौगिक बनाते हैं तो उन्हें अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। ये यौगिक 4 प्रकार के होते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, AXN होता है, जहाँ n 1 3 5 7 होती है। जहाँ ये विषम संख्याएं होती हैं, n के मान कितने होते हैं, 1 3 5 7। तो AX बराबर CIF BRF BRCL IBR ICL। EX3 CIF3 BRF3 ICL3। AX5 BRF5 IF5। X7 IF7 AX प्रकार के CIF BRCL IBR और ICL। इनकी आकृति रेखीय होती है। चित्र के अनुसार CIF में क्लोरीन का मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया गया है। इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जो दूसरे हैलोजन परमाणु से संयोजी बंध बनाकर अंतरा हैलोजन यौगिक बनाता है। तो देख लीजिए इनके फिगर हैं। इसके बाद दूसरा है AX3 प्रकार का है। इसकी टी आकृति होती है जैसे ClF3। इनका केंद्रीय परमाणु X sp3d होता है। तो देख लीजिए इनकी भी संरचना। तो कैसी होते हैं, ये टी प्रकार के होते हैं। AX5 IF5 BRF5 इस यौगिक के
इस प्रकार की यौगिकों में sp3d2 संक्रमण होता है। इनकी संरचना वर्ग पिरामिडीय होती है, जिसमें एक स्थान पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जैसे चित्र में IF5 का बनाया हुआ दिखाया गया। तो देख लीजिए चित्र को, इसकी संरचना कैसी होती है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है, इसकी संरचना पिरामिडीय होती है। तो देख लीजिए इसको, और आपको पेपर में बनाना है तो इसे अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद देख लीजिए AX7 I7 प्रकार, इसकी आकृति पंचभुजी पिरामिड होती है, जो कि sp3d3 संकरण से बनती है। IF7 अणु में होने वाला sp3d3 संकरण। नेक्स्ट नंबर है अक्रिय गैसों के उपयोग लिखिए। तो अथवा नियॉन आर्गन गैसों के उपयोग सूचीबद्ध कीजिए। तो हीलियम के उपयोग क्या है? हीलियम का घनत्व बहुत कम होता है, यह हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस है। मौसम का पता लगाने गुब्बारों में आजकल हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण का उपयोग करते हैं। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि हीलियम गैस नाइट्रोजन की अपेक्षा अधिक दाब पर रक्त में कम विलेय है। तो क्या है ये? अत्यधिक दाब पर रक्त में कम विलेय है। इसके बाद देख लीजिए दमा के रोगियों को भी हीलियम ऑक्सीजन का मिश्रण सांस लेने के लिए दिया जाता है। वायु की अपेक्षा हीलियम का भार कम होता है, इसलिए बड़े वायुयानों के टायरों में इसे भरा जाता है। निम्न ताप में मापन में प्रयुक्त गैस थर्मामीटर में इसका प्रयोग किया जाता है। अक्रिय गैस होने के कारण सिग्नल लैंप, निर्वात नलिकाओं में, रेडियो ट्यूब में तथा विद्युत ट्रांसफार्मर में भरने के काम आती है। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपके पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना है आपको। SN1 एवं SN2 अभिक्रियाओं में अंतर लिखिए। तो एक साइड लिखेंगे SN1 अभिक्रिया, एक साइड लिखेंगे SN2 अभिक्रिया। तो पहला, यह दो पदी प्रक्रम है, यह एक पदी प्रक्रम है। दूसरा देख लीजिए, यह एक अणुक या प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यह द्वितीय अणुक अर्थात द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। यह दो पदी प्रक्रम है, यह एक पदी प्रक्रम है। यह अणुक यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यह द्विअणुक अर्थात द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तीसरा देख लीजिए, इसमें बने उत्पाद का रेशमीकरण होता है, इसमें बने उत्पाद का रेशमीकरण होता है अर्थात रेशमिक मिश्रण बनता है। और यदि यौगिक में असममित कार्बन परमाणु हैं, इस अभिक्रिया में बने उत्पाद के अणु की ज्यामिति प्रारंभिक अणु के विपरीत होती है, अर्थात अणु के विन्यास का प्रतिलोमन है। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है, इसकी गति विलायक के व्यवहार से अधिक प्रभावित है। SN2 अभिक्रिया की गति विलायक की प्रवृत्ति पर बहुत कम आश्रित रहती है। संक्रमण अवस्थाएं नहीं होती हैं, संक्रमण अवस्था होती है। कार्बोनियम आयन बनता है, कार्बोनियम आयन नहीं बनता है। यह अभिक्रिया तृतीय एल्किल हैलाइड तथा कुछ द्वितीय एल्किल हैलाइड में होती है। यह अभिक्रिया सामान्यतः प्राथमिक एल्किल हैलाइड तथा कुछ सीमा द्वितीय एल्किल हैलाइड में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, साबुन और अपमार्जक में अंतर। साबुन और अपमार्जक में अंतर, आपका क्वेश्चन था साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। तो देख लीजिए, पहला है
ये प्रायः वसा अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। ये क्या होते हैं? ये प्रायः वसा अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं। अपमार्जक क्या होता है? ये एल्किल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। दूसरा देख लीजिए, ये कठोर जल में कपड़े साफ नहीं करते हैं। ये मृदु जल के अतिरिक्त कठोर जल में भी कपड़ों को साफ करते हैं। इनका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इनका जलीय विलयन उदासीन होता है। ये तेल युक्त होते हैं, इसलिए इनमें सफाई का गुण अपमार्जक की तुलना में कम होता है। ये तेल रहित होते हैं, इसलिए सफाई का गुण साबुन की तुलना में अधिक होता है। इनका उपयोग कोमल वस्त्रों को साफ करने के लिए नहीं किया जा सकता। इनका उपयोग कोमल वस्त्रों को साफ करने के लिए किया जा सकता है। तो अपमार्जक ज़्यादा अच्छा होता है साबुन से। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें। यदि आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा हो तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। धन्यवाद स्टूडेंट।